अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहब, इनकी शिवसेना में महाराष्ट्र राज्य से अलग अलग खासदारों ने जिस तरह से 6 खासदार उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की शिवसेना को छोड़कर कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहब इनकी शिवसेना को ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें परभनी लोकसभा मतदार संघ के कार्यसम्राट खासदार संजय बंडू जाधव इनका भी नाम आता है। इसके बाद में इन्होंने जिस तरह से पत्रकार परिषद ली और पत्रकार परिषद लेने के बाद में महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे साहब इनकी शिवसेना ज्वाइन करने के बाद में एकनाथरावजी शिंदे साहब इन्होंने किस तरह की पत्रकार परिषद में प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरह से उन्होंने मार्गदर्शन किया है और क्या कहा है कि हकीकत में अलग अलग मतदार संघ को किस तरह से डेवलप करना है और परभनी लोकसभा मतदार संघ को विशेष तौर से किस तरह से यहाँ पर डेवलप करना है और हमारे लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव साहब इनके हाथ में कौन सी जिम्मेदारी देने वाले हैं। पत्रकार परिषद में एकनाथरावजी शिंदे साहब इन्होंने जो बात बताई है, आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जबानी। 6 खासदार शिवसेनेसोबत आल्यानंतर अमित भाईंना सदिच्छा भेट म्हणून आम्ही त्यांचे आशीर्वाद घ्यायला गेलो होतो आणि त्याचबरोबर या खासदारांच्या मतदार क्षेत्रातल्या विकास कामांचे काही प्रस्ताव, काही पत्र देखील या ठिकाणी दिलेले आहेत आणि त्यामध्ये अनेक प्रश्न असतील, सिंचनाचे असतील, मराठवाडा, कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प असेल, रेल्वेचे काही प्रश्न असतील, त्याचबरोबर रस्त्यांचे काही प्रश्न असतील आणि काही वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रत्येकाच्या मतदारसंघातले विषय होते आणि सर्व विषय कृषी विभागाचे काही प्रस्ताव होते, पंतप्रधान आवास योजनेतले काही होते, नगर विकास विभागातले जे ते नगरपालिका महापालिका आहेत त्यांचे विषय होते, ग्रामविकासाचे देखील होते, त्याचबरोबर जे मनरेगा जीरामजी जे गावातल्या ज्या सुविधा असतात त्याबद्दल देखील मी अगदी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगत नाही, परंतु एकंदरीत प्रत्येकाच्या मतदारसंघातले विकासाचे विषय तिथे त्याची पत्रही आदरणीय गृहमंत्री अमित भाईंना दिली आणि त्याच्याबद्दल सविस्तर चर्चाही झाली आणि सकारात्मक चर्चा झाली आणि अमित भाईंनी सांगितलं देखील की पार्लमेंट सेशनमध्ये संबंधित मंत्र्यांना बोलवून, आमच्या खासदारांना बोलवून खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे आणि हे मिळून त्याचं कोऑर्डिनेट करतील आणि त्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळेल अशी अतिशय साधक बाधक पॉझिटिव्ह चर्चा झाली आणि चांगली चर्चा झाली, कारण शेवटी जे खासदार सोबत आलेले आहेत त्यांच्या मतदारसंघामध्ये जनतेला न्याय देण्याचं काम त्यांना करायचं आहे आणि तसा शब्द मी देखील त्यांना दिला आणि अमित भाईंनी देखील अतिशय पॉझिटिव्ह या बाबतीमध्ये भूमिका घेतली। श्रीकांतजी यांच्याकडे आता समन्वयाची जबाबदारी असेल, यांच्यासाठी कामं दिली होती, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? श्रीकांतजी हे की पॉईंट पर्सन असतील आता या सगळ्या खासदारांसोबत, जुन्या खासदारांचे तुमचे? अमित भाईंनीच स्वतः श्रीकांतला सांगितलं की बाबा तू हे जे काय कम्युनिकेशन आणि कोऑर्डिनेशन जे आहे या आपल्या शिवसेनेच्या 6 खासदारांच्या बरोबर, अगोदरच्या 7 खासदारांच्या बरोबर ठेवून म्हणजे सोपं आहे ना, ते काम सोपं काम होईल आणि त्यांचे प्रस्ताव मार्गी लागतील। केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराबद्दल चर्चा झाली का काल अमित शहांबरोबर? या काय कालच्या बैठकीमध्ये या खासदारांच्या सूचना, विकासाच्या प्रकल्पांच्या बाबतीमध्ये अतिशय साधक बाधक चर्चा, अति खेळीमेळीच्या वातावरणात झाली
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बाबतीमध्ये कुठलीही चर्चा कालच्या बैठकीत नव्हती. विकासाच्या मुद्द्यावरती हे तुमच्या सोबत आलेले आहेत. विकासाच्या मुद्द्यावरती हे तुमच्या सगळे सोबत आले, त्यांचा शब्द तुमच्या शब्दावरती आले. आणि कोणकोणती साधारण मुद्दे होते की जे पूर्ण होतील, भविष्यामध्ये पाहायला मिळतील, मतदारांना बदल घडेल का? मी तुम्हाला सांगतो, मी म्हणून तर स्वतः आलो. स्वतः या ठिकाणी अमित भाईंना शुभेच्छाही सदिच्छाही भेट होती आणि विकास कामं होती. काही मतदारसंघात तर नगर विकास विभागाच्या, सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून कामही सुरू झालेत. म्हणजे कामही सुरू झाले, GR निघाले आणि इतर जे काही विभाग आहेत त्या माध्यमातून देखील कामं होतील. आणि पाठपुरावा जो आहे याचा खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे करतील. आणि दिल्लीच्या पातळीवर पाठपुरावा करणं सोपं होईल. महाराष्ट्राच्या पातळीवर मी आहेच. सगळ्या खासदारांच्या बैठकीनंतर पास होतील म्हणून हे विधेयक दोन्ही सगळ्या खासदारांच्या बैठकीनंतर तुमच्या दोघांची स्वतंत्र बैठक झाली, त्या बैठकीत काय चर्चा झाली? मी आधीच सांगितलं की मंत्रिमंडळ विस्तार काही चर्चा काल नव्हती, पॉलिटिकल चर्चा काही नव्हती आणि ही चर्चा फक्त विकासाच्या मुद्द्यांवर होती. अधिवेशनात सर दोन महत्त्वाच्या बिल्स येणार आहेत, अमेंडमेंटच्या घटनादुरुस्ती वगैरे, आणि त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार शरद पवार जे आहेत ते सपोर्ट करण्याचं चर्चा होतीये. मुळात हे पास होतील का बिल? तुम्हाला वाटतंय का तुम्हाला सपोर्ट मिळेल? बिलकुल पास होतील. कारण महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशनचं बिल हे आवश्यक आहे. कारण आपण पाहिलं की आता मतदारसंघ 20-20, 25-25 लाखाचे लोकसभेचे मतदारसंघ आहेत आणि हे एवढे मोठ्या मतदारसंघामध्ये विकास कामं पोहोचवणं देखील अतिशय कठीण काम आहे. आणि म्हणून डिलिमिटेशनमुळे त्या भागातल्या जनतेला न्याय मिळू शकतो. आणि त्याचबरोबर महिला आरक्षण जे आहे, महिला आरक्षण देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी आणलं. इतके वर्ष फक्त चर्चा होती, परंतु आरक्षण विधेयक आणण्याची हिंमत मोदी साहेबांनी केली. आणि मी खेदाने या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की मागच्या वेळेस हे महिला आरक्षण विधेयक विरोधी पक्षाने हाणून पाडलं, रद्द केलं आणि त्याचा भुगताना त्यांना पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीमध्ये भोगावा लागला. त्यामुळे आता कुठेतरी उपरती आली असेल, सद्बुद्धी आली असेल तर चांगली गोष्ट आहे. आणि सर्वांनीच महिला आरक्षणाला सपोर्ट केला पाहिजे. शेवटी महिला लाडक्या बहिणी ज्या आहेत, लाडकी बहीण महाराष्ट्रामध्ये लाडकी ठरली, लोकप्रिय झाली. आणि आपल्याला मी सांगू इच्छितो की या महिला आरक्षणामुळे महिलांना देखील न्याय मिळेल आणि महिला देखील कर्तबगार महिला आहेत आणि त्यांना अधिकार मिळेल आणि खऱ्या अर्थाने विकासाचा जो काही वेग जो आहे त्यांना वाढवता येईल. त्यांनी खऱ्या अर्थाने पहिली गोष्ट मागच्या वेळी ज्यांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला ते अतिशय चुकीच्या पद्धतीने चूक केलेली आहे. त्याचा त्यावेळेस खूप निषेध झाला, मी निषेध केला आणि त्याचं भुगतान देखील मी मगाशी म्हणालो की ज्यांनी विरोध केला त्यांना भोगावं लागेल. तुमच्या दौऱ्यावरती टीका होताना बघायला मिळते. संजय राऊतांनी आरोप केला की तुम्ही चोरीचा माल घेऊन दिल्लीला जाता आणि मुलामाल लावण्यासाठी तुम्ही अमित शहाकडे येता. आता मी त्यांच्यावर काय बोलणार, कारण त्यांच्यावर आमचे प्रवक्ते बोलत असतात. ते कुणाची नोकरी करतात, कुणाची चाकरी करतात, कुणाकडून पगार घेतात, हे आता मला वाटतं मला बोलणं ते योग्य वाटत नाही. पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो की यामध्ये की चोरी कोणी केली, बाळासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी कोणी केली, हिंदुत्वाशी बेईमानी कोणी केली आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या जनतेशी जी खऱ्या अर्थाने त्यांचा विश्वासघात कोणी केला हे महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिलेलं आहे.
आणि त्यांना धडाही शिकवलेला आहे, त्यांची जागा त्यांना दाखवलेली आहे. आणि म्हणून लोक, खरं म्हणजे लोक, आम्ही बघा त्यांच्यासारखी भाषा करणार नाही. ते तुडवायची भाषा करतात, आम्ही वाढवायची भाषा करतो. ते अतिशय खालच्या पातळीवर जाऊन 4 वर्ष आम्हाला शिव्या देत आहेत, 4 वर्ष आम्हाला शिव्याशाप देत आहेत. परंतु हे शिव्याशाप देणारे लोक आता दररोज त्यांचा खड्डा खोल होत चाललेला आहे. आणि महाराष्ट्रातली जनता आमच्या बाजूने उभी राहते आहे. आणि मला वाटतं ते कुणाचं काम करतायत हा आत्मसंशोधनाचा विषय आहे. पण जे ते करतायत ते चांगलं करतायत. सर, आपके साथ में 4 सांसद बैठे, सर 4 सांसद आपके साथ बैठे, इनकी टेक्निकल स्थिति क्या होगी जो 6 सांसद आपके पास आए? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, ये 6 सांसद जो है 2/3 मेजोरिटी से हमारे साथ आए हुए हैं. पूरी कानूनी कार्रवाई सभी जो कानून के तज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हमने ये लोकसभा के स्पीकर उनके पास ये 6 लोग गए. उन्होंने अपनी लिखित और ऑडियो वीडियो जो भी कुछ वहाँ पर प्रक्रिया करनी थी वो प्रक्रिया पूरी तरह से करी हुई है. और ये लोकशाही में हम कहते हैं मेजॉरिटी बहुमत को महत्व होता है. और अभी ये 6 सांसद आने की वजह से यहाँ पर शिवसेना का बहुमत बढ़ चुका है. और ये कानूनी तरीके से संसदीय कार्य प्रणाली के माध्यम से, लेजिस्लेचर कार्य पद्धति के माध्यम से ये पूरी तरह जो है फुलप्रूफ काम हमने किया है. शरद पवार के एमपी भी आपके साथ आ सकते हैं, एनसीपी शरद पवार के एमपी भी आ सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है. सेशन से पहले उन्हें डिसीजन लेना था. हाँ, बिल्कुल लेंगे स्पीकर साहब, बिल्कुल लेंगे. इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने जो कानूनी कार्रवाई की है वो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के मुताबिक की हुई है. सर, आपने कहा डिलिमिटेशन बिल जो है वो आप श्योर हैं कि डिलिमिटेशन बिल जो है वो पास होगा. सुप्रिया सुले ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि यदि हम बिल देखते हैं, हम पढ़ते हैं बिल और उसके बाद हम देखेंगे, हम उसे समर्थन देंगे. तो आपको लग रहा है कि सुप्रिया सुले की जो पार्टी है वो इस बिल को समर्थन देगी? देखिए, समर्थन देंगे तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है. लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है. उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है. इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है. परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है. पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही. अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी. ये खुद अमित भाई ने कहा है. तो ये कहाँ से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं. लेकिन ठीक है, अच्छी बात है. अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे और पश्चिम बंगाल की तरह हमारी परिस्थिति होगी. इसलिए वो अगर करते हैं, समर्थन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए समर्थन महिला आरक्षण को, डिलिमिटेशन को. क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि डिलिमिटेशन की वजह से जो चुनाव क्षेत्र बढ़ेंगे, आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे. और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए. और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे. तुम्ही दिल्लीत असताना, तुमच्या अमित शहा सोबत भेट असताना महाराष्ट्रामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जयंत पाटलांनी भेट घेतलेली आहे. चर्चा आहे प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे तिथे होते. अरे, या सगळ्या राजकीय घडामोडी प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे आमच्या आघाडीत आहेत, महायुतीमध्ये आहेत, ते एनडीए मध्ये आहेत. जयंत पाटील माझ्याकडेही आले होते सांगलीच्या नगर परिषदेच्या विषयावर, आणि त्यांनी त्याचा खुलासाही केलेला आहे की सांगलीच्या काही विषयांवर ते गेले होते.
आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटणं काय गैर आहे का? काय चुकीचं आहे का? याचा तुम्ही फक्त राजकीय अर्थ कशाला काढता? जर शरद पवारांचे खासदार शरद पवारांचे पवार खासदार साहेब- घटनादुरुस्तीला समर्थन देऊ शकतात. पवार साहेब पण आले होते ज्या दिवशी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावर्ती भागातल्या लोकांची बैठक होती. त्यावेळेस मुख्यमंत्री होते, मी होतो आणि शरद पवार साहेब पण त्या बैठकीला होते. त्यानंतर ते जाताना त्यांना काही त्यांच्या आमदारांशी चर्चा करायची होती, त्यामुळे माझ्या दालनात आले होते. मला कळलं, माझी कॅबिनेट होती, मग मी त्यांना मला कळल्यानंतर पवारसाहेब खाली बसलेले आहेत, तर मी येऊन आमची संस्कृती आहे हो महाराष्ट्राची. शरद पवारसाहेब ज्येष्ठ नेते आहेत, ते आले, त्यांना मी स्वागत केलं. ही आमची संस्कृती आहे. आता ज्यांच्याकडे बघा, ज्यांना एकच सांगतो, कशी काय म्हणजे काय होऊ शकत नाही. अरे ती काय दालनं काय आमच्या मालकीची आहेत का? ती ऐका, ते दालनात कोणी नव्हतं, कारण मी कॅबिनेटला होतो. आणि मी एकच सांगतो, ही संस्कृती आहे, परंपरा आहे, आम्ही संस्कृती जपतो. पण काही लोकांना विकृती झालेली आहे, प्रत्येक गोष्टीमध्ये विकृत भाष्य करायचं. अरे, ज्या शरद पवारांचं तुम्ही खाता, ज्या शरद पवारांचं गुणगान गाता, त्यांच्या विरोधातच भूमिका घेता. ही कुठली काय इंडिया अलायन्स, ही कुठली महाविकास आघाडी? हे फार गोंधळलेले आहेत, एकदम बिथरलेले आहेत. त्यांना काय बोलतात तेही कळत नाही. त्यांच्या पायाखालची पूर्ण वाळू सरकलेली आहे आणि त्यांचा पराभव जो आहे तो दररोज होतोय. सर वो अप्रोच करेंगे तो आपने लेंगे, शरद पवारांच्या पक्षाचं एनडीए मध्ये स्वागत करा. शरद पवारांच्या पक्षाचं एनडीए मध्ये स्वागत करा. हे बघा, तुम्ही एक सांगतो, एनडीए चा निर्णय घेणारे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि गृहमंत्री अमित भाई. त्यामुळे एनडीए मध्ये कोणाला प्रवेश द्यायचा, कोणाला सोबत घ्यायचा, हा अधिकार त्यांचा आहे. पण साहेब, अलीकडच्या काळात तुमचा पक्ष महाराष्ट्रामध्ये वाढतोय. आप दिल्ली आए, आप दिल्ली मौजूद है, वही महाराष्ट्र में कई एनसीपी के वरिष्ठ नेता जो शरद पवार के जयंत पाटिल वो मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री से, इसके क्या मायने निकलते हैं सर? अरे, मैंने अभी कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक अपने जयंत पाटिल जी ने मीडिया में भी कहा है कि उनकी कुछ सांगली की जो मुद्दा था उसके बारे में वो मिले. प्रफुल्ल पटेल और तटकरे तो हमारे महायुति के मेंबर है, महायुति के पार्ट है, तो जाएंगे. वो मेरे पास भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते हैं. जयंत पाटिल भी मेरे पास आए हुए थे, कुछ काम लेके आए थे. क्या इसका मतलब क्या राजनीतिक होती है क्या बात? हर बार कोई मिला तो कोई मिलना ही नहीं चाहिए. शरद पवार जी हमारे इधर आ गए, बोले राजनीतिक बात हो गई. कितने लोगों को पेट दर्द हो गया, कितने लोगों को तो जमाल घोटे जैसा तकलीफ हो गया. क्या है ये? क्या है ये? आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप वेलकम करेंगे? किसको, कौन करता है? हमारे से कोई किसी ने अप्रोच किया नहीं और न मैंने किसको अप्रोच किया. देखिए, एनडीए के हम लोग पार्ट है, एनडीए के हम बहुत ही विश्वसनीय घटक पक्ष है शिवसेना, जो पिछले कई सालों से साथ में है. लेकिन एनडीए में किसको लेना या जोड़ना, ये अधिकार किसका है? ये हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे गृह मंत्री अमित भाई का है. तो ये जो लोग हैं उसके ऊपर निर्णय लेंगे. सर, पार्टी 2/3 बहुमत से नहीं टूटी, ये दावा करते हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे. कह रहे कि टेक्निकली जब पार्टी टूटती है तभी पार्टी का डिवीजन होता है. वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना, वो स्पीकर फैसला करेंगे ना. स्पीकर जी के पास पूरी तरह प्रक्रिया हो चुकी है और हम कुछ भी जो भी करते हैं फुल प्रूफ करते हैं. इसका आपको अनुभव आया होगा पिछले टाइम का. शरद पवार जी का स्वागत आपने किया था. शरद पवार जी का स्वागत, हम कच्चा काम करते नहीं, पक्का काम करते हैं. सर, तुमच्या पक्षाचे घोडदौड राज्यामध्ये वाढते, त्यामुळं राष्ट्रवादी जी कमजोर पडली तिला ताकद देण्याचं काम भाजप करतंय असं देखील सांगितलं जात आहे. अरे बाबा, शेवटी एनडीएची ताकद वाढेल ना, महायुतीची ताकद वाढेल ना. मी त्या इंडिया अलायन्स सारखा पोटदुख्या नाही आहे. राज्यात पण मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार आहे. आता मी तर इकडे आहे,
आता मी इकडे आहे, देवेंद्रजी आणि आमची अशी कुठली चर्चा झालेली नाही. त्यामुळे आता तुम्हीच सगळे प्रश्न तुम्हीच विचारता, उत्तरं पण तुम्हीच देता, सगळं तुमचंच चालू आहे. पण हे ऑपरेशन टायगर अडवण्याचा प्रयत्न खूप झाला होता. सर्व खासदारांना वेगवेगळ्या पद्धतीने अडवण्याचा प्रयत्न झाला अनेकांकडून. त्याविषयी काही चर्चा झाली का काल? बघा, तुम्हाला मी सांगतो, उभाटाने आणि महाविकास आघाडीने खूप अडवण्याचा प्रयत्न केला यांनी जाऊ नये म्हणून, आणि त्यामुळे परंतु त्यांनी ठामपणे निर्णय घेतला की विकासासाठी आपल्याला गेलं पाहिजे. त्याने अनुभव घेतला मागचा. अरे त्यावेळेस काही लोक म्हणाले होते एक तरी निवडून आणून दाखवा. मी म्हणालो एक निवडून नाही आला तर मी राजीनामा देईन, शेती करायला निघून जाईन. 60 माणसं निवडून आणले ना. एकनाथ शिंदे ज्याच्या मागं उभा राहतो, पूर्ण ताकदीने उभा राहतो. मी आपल्याला म्हणतो की एनडीए मध्ये पण मोदीजी असतील, अमित भाई असतील, इतर नेते असतील, ज्याच्या मागं उभं राहतात ते पूर्ण ताकद, काय म्हणतो त्याला हिंदीमध्ये, चट्टान की तरह. आणि त्यामुळे तसाच एकनाथ शिंदे पण ज्याच्या मागं उभा राहतो तो ताकदीने उभा राहतो. तुम लढो हम कपडा संभालते है, असं एकनाथ शिंदे करत नाही. सर, पंढरपूरची वारी सुरू असताना अनेकांकडनं पांडुरंगाकडे साकडं घातलं जातं आणि त्यातले तुमच्या पक्षाचे नेते जास्त पुढे आग्रही असल्याचं बघायला मिळतंय. तुमच्या पक्षातील अनेक नेत्यांनी पांडुरंगाकडे साकडं असं घातले की राज्याचं नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांनी करावं. शंभूराज देसाई असतील, बच्चू कडू असतील, तुम्हाला मुख्यमंत्री व्हावं अशी त्या सगळ्यांची इच्छा, तुम्ही मुख्यमंत्री व्हावं. आता वेकेन्सी आहे का? वेकेन्सी आहे का आता? सर वॅकन्सी तयार केली जाते. अरे बाबा, मी सांगतो, तुम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक कार्यकर्त्याला वाटतं. मी मुख्यमंत्री असतानाही भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना वाटायचं देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले पाहिजे. हे साहजिक आहे, कार्यकर्त्यांच्या भावना असतात. पण शेवटी बघा, आमचा अजेंडा जो आहे, आमचा अजेंडा मुख्यमंत्र्याची खुर्ची मिळवणं नाही आहे. आमचा अजेंडा या महाराष्ट्रातल्या जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे, या महाराष्ट्राचा विकास झाला पाहिजे. आणि आमची युती जी झालेली आहे, विचारधारांची युती झालेली आहे, ही वैचारिक युती आहे. आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन विचार पुढे नेतोय. त्यामुळे आम्ही कधीही महायुतीमध्ये कधी असं मला काय मिळेल, तुला काय मिळेल, अशा प्रकारची वृत्ती आमची नाही. आम्ही काम करणारे लोक आहोत. पुढील 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतील. पुढील 5 वर्ष देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री असतील राज्याचे. देखिए, अभी मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है क्या? कोई जगह खाली है क्या? अब देखिए, कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है, अपना अपना पार्टी का मुख्यमंत्री होना चाहिए. इस पे ज़्यादा देखिए, मैं मुख्यमंत्री था तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता था कि देवेंद्र जी मुख्यमंत्री होना चाहिए. उसमें क्या गैर मानना क्या है? हम कभी उसको कभी बुरा नहीं मानते थे कि हम सब साथी है. आज भी देवेंद्र जी मैं जब मुख्यमंत्री था 2.5 साल, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री थे. हम टीम बनकर काम किए. आज वो मुख्यमंत्री है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, हम टीम बनकर काम कर रहे हैं. आज बड़े बड़े प्रोजेक्ट को हम अंजाम दे रहे हैं. और दूसरी बात है, हमारा एजेंडा कुर्सी का नहीं है, हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं. और जिनकी एजेंडा कुर्सी का है, उनकी क्या हालत हो गई देख लो. कुर्सी का एक पहिया किधर गया, दूसरा गया, तीसरा गया, उसकी कुर्सी का सब इधर बितर हो गया. लेकिन हमारा एजेंडा जो है विचारधारा और डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है. इसलिए एक कार्यकर्ताओं की भावना होती है, लेकिन इसमें हम एक है. कितना भी कुछ कोशिश करें लोग, कि कितना भी हमारे दोनों में कुछ झगड़ा लगाने की कोशिश करें, तो वो मुमकिन नहीं है, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, वो नामुमकिन है. क्योंकि हमारा एजेंडा डेवलपमेंट है, हमारा एजेंडा हिंदुत्व है, हमारा एजेंडा बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना है, ये इस राज्य को आगे बढ़ाना है. बोलो अभी क्या चाहिए? तो ये झगड़ा लगाने वाले कौन लोग हैं सर? अरे विपक्ष वाले लगा रहे हैं भैया, उनको क्या हाथ में आने वाला है? शरद पवार की पार्टी सपोर्ट कर रही है. सर, चर्चा से जो महिला आरक्षण बिल आएगा, इसमें महाराष्ट्र की संख्या ठीक ठाक रहेगी समर्थन करने के मामले में, अगर आपकी युति को छोड़ दें तो बाकियों की अगर बात करें? देखिए, जो काम जो नहीं करेगा
उसकी हालत पश्चिम बंगाल जैसी होगी, समझ लो। सर चर्चा महिला क्या जादू कर सकती है, हमारी लाडली बहना क्या जादू कर सकती है वो देखो। सर ऑपरेशन टाइगर 2.0 कब देखने के लिए मिलेगा? हाँ? अगला ऑपरेशन 2.0 क्या जारी है? अभी आपने कहा कि आपकी ये कोशिश रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। मेरी कोशिश यही है कि अच्छा काम करे, लोग जुड़ते हैं, लोग साथ आते हैं विश्वास के साथ। लोगों ने काम देखा है कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद कार्यकाल का काम मेरा देखा है। तब कई विकास प्रकल्प को महाविकास आघाड़ी ने स्टे दे के रखा था। उनकी स्थगित सरकार थी, हमारी प्रगति सरकार है। उनका पैर ब्रेक पे था, हमारा पैर एक्सीलेटर पे है। हमारा विकास जोर से चालू है, इसलिए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे। हम किसी को तोड़ नहीं रहे, तोड़ने की भाषा वो लोग कर रहे हैं, हम जोड़ने की भाषा करते हैं, तोड़ने की नहीं। सर चर्चा सुरू आहे की फायनान्सचा पोर्टफोलिओ पण चेंज होणार, त्याच्यावर काही निर्णय अजून? बघा, मी सरकारमध्ये आहे, अजून तरी मला माहित नाही, परंतु तुम्हाला माहित आहे, तर तुम्हाला काय माहित आहे ते मला सांगा। डिलिमिटेशन पे अब शरद पवार की पार्टी जो है वो समर्थन करने वाले हैं। ये बदलाव ये कितने बार पूछोगे? नहीं वो मराठी में हिंदी में मुझे एक बार बताइए। हिंदी में एक बार बता दिया। नहीं एक बार बताइए। क्या बताऊं भला? सुप्रिया सुले जो है हाँ। वो सांसदों के साथ सपोर्ट करने वाले हैं डिलिमिटेशन के। और स्वागत है, अच्छा है, करना चाहिए। उन्होंने पिछले टाइम नहीं किया, गलती किया, वो महिलाओं का अपमान किया, महिला आरक्षण का अपमान किया है, और इसलिए उनको अभी कुछ अच्छी बात सोची होगी, तो अच्छी बात है। उनको मालूम है कल पिछले टाइम गलती किया, इसलिए पश्चिम बंगाल में मार खाना पड़ा। अभी ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह मार खाएंगे। तो अच्छा है। कारला आग लागली आहे बोगद्यात, तर तुम्ही काय हे सांगणार की दुसरा मोठा ऍक्सिडेंट असं दिसत आहे, नागरिकांमध्ये पळापळ दिसते, गाड्या सोडून पॅनिक सिच्युएशन। त्या ठिकाणी तिथली अग्निशमन यंत्रणा अतिशय अद्ययावत आहे, आणि दुर्दैवाने अशी घटना घडली असेल तर नक्कीच त्या ठिकाणी ती यंत्रणा जी आहे ऑटोमॅटिक ॲक्टिवेट होते, आणि त्या ठिकाणी कुठलीही जीवितहानी होणार नाही याची काळजी आमच्या लोक घेते। सरकार एक संविधान संशोधन और लेकर आ रही है सर, सरकार एक और संविधान संशोधन लेकर आ रही है कि पीएम हो या सीएम हो या मंत्री हो, अगर वो आरोपी होते हैं, आपराधिक मामले आते हैं, तो उनकी स्वतः ही कुर्सी खत्म हो जाएगी। विपक्ष इस पे कई तरह की बात कर रहा है कि ये तो राजनीतिक दुर्भावना की वजह से लाया जा रहा है। आप किसको कैसा मानते हैं इस बिल को? कौन लाए, कभी लाए? केंद्र सरकार लाने की तैयारी में है, जेपीसी के पास है, पीएम हो या सीएम हो, अगर मामला आया तो देखिए अभी पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है, तो वो क्यों लाते? 2014 वाली बात के ऊपर मैं नहीं जाने वाला था, लेकिन 2014 से पहले 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ, चारा घोटाला, गोबर घोटाला, कोयला घोटाला, इतने घोटाले हर रोज बड़े पूरे फ्रंट पेज में हम वही पढ़ते रहे, और इसलिए 2014 को यूपीए कांग्रेस सरकार को जनता ने हटा दिया, मोदी जी को लाया। आज मैं बताऊंगा 2014 के बाद 2026 12 साल में आज देश की प्रगति क्या नहीं हुई है। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस कहती थी गरीबी हटी, क्या गरीब हट गया? गरीबी नहीं हटी, लेकिन मोदी जी के काल में 32 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। 80,000 करोड़ लोगों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। डेवलपमेंट इतने जबरदस्त महाराष्ट्र का ही मैं बताऊंगा, 10 साल में यूपीए ने 2 लाख करोड़ दिए थे, मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ दे दिए। ये है विकास, ये है डेवलपमेंट, और इसलिए स्वच्छ सरकार और करप्शन फ्री सरकार होना चाहिए। इसके लिए ये बिल आ सकता है तो उसका स्वागत करना चाहिए।
अभी आगे जो विरोध कर रहे हैं उनका तो क्या फर्स्ट है मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और अपोजिशन का करप्शन फर्स्ट है, इसलिए डरते होंगे वो। शिंदे जी, राम मंदिर को लेकर जो उद्धव शिवसेना है वो अभियान भी चला रही है कि जो हुआ है वहां पर चढ़ावा चोरी में वो गलत हुआ है। आप लोग किस तरीके से देखते हैं इसको? आंदोलन नागपुर से भी चल रहा है, अयोध्या तक जाएगा, क्या कहेंगे इसमें और ये राम मंदिर के पूरे विषय में? देखिए, जिन्होंने राम कार सेवक को, राम सेवक को, राम भक्तों को हरामखोर कहा, ये भी आपको पता है। हिंदुत्व की विचारधारा को लेना ये हमारी गलती थी, ऐसे शब्द मुख्यमंत्री रहते हुए सदन में निकाला हुआ है। अभी वो राम रक्षा की बात कर रहे। देखिए, मैं ये कहूँगा, जिनको महाराष्ट्र की जनता ने उनके करतूत की शिक्षा दी, अभी उनको राम रक्षा याद आ गई है। अभी उनको पता चला है जो नहीं राम का वो नहीं किसी काम का। अभी इसलिए ये राम भक्ति उनके मन में आई है। हनुमान चालीसा बोलने वाले को जेल में ठूसने वाले कौन थे? हनुमान चालीसा बोलने वाले जेल में डालने वाले कौन थे? राम रक्षा का आंदोलन करते। राम रक्षा पूरी तरह बोलने तो आनी चाहिए। और इसलिए मैं कहूँगा कि वो खुद की पार्टी की रक्षा नहीं कर पा रहे, इसलिए राम रक्षा पे आए हैं। राज्यामध्ये शेतकरी कर्जमाफी सोबतच वीज बिल देखील माफ करण्याचा निर्णय झालेला आहे। शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं जातं वेगवेगळ्या ठिकाणी। शेतकऱ्यांचं कर्जमाफी करणार म्हणून 2024च्या निवडणुकीच्या वचननाम्यामध्ये आम्ही वचन दिलं होतं की शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करणार, आणि ती आम्ही पूर्ण केली। या बजेटमध्ये मुख्यमंत्री महोदयांनी घोषणा केली आणि त्याच्यामध्ये जे काही 50,000ची अट होती तीही काढून टाकली। त्यामुळे शेतकरी हा अन्नदाता आहे, शेतकरी हा आमचा मायबाप आहे आणि म्हणून बळीराजाचा अधिकार, आमच्या सरकारच्या तिजोरीवर पहिला अधिकार बळीराजाचा आहे असं आम्ही नेहमी म्हणतो आणि म्हणून बळीराजासाठी, शेतकऱ्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते आम्ही करू। धन्यवाद। थँक्यू। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल और शेख शहनाज। उसी के साथ में परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, जिन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236 35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख कलीम। अपना असेन कोचिंग क्लासेस माशाअल्लाह दरगाह रोड पर पिछले 15 सालों से बहुत बेहतरीन चलता है और स्टैंडर्ड 1 to 8 के लिए ही हमारा स्पेशल है। 8, 9, 10, 12 तक बहुत सारे बड़े बड़े क्लासेस मिलेंगे आपको, लेकिन जो प्राइमरी सेक्शन में बच्चों का जो बेसिक पढ़ाने वाले हैं उसके क्लासेस बहुत कम है। और माशाल्लाह हमारा ऐसा है कि एक बार बच्चा हमारे पास पढ़ने को आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चा क्लास में पहले नंबर से ही पास होगा। वीकली टेस्ट भी होते हैं हमारे पास, बच्चों को पूरा गाइडेंस भी किया जाता है और मिनिमम 10 बच्चे ही हमारे पास क्लास में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
जो भी बच्चे आए वो हमारे पास से आने के बाद स्कूल में फर्स्ट नंबर से पास होते हैं। तो हमारा जो क्लास है असेन कोचिंग क्लासेस, आजम चौक, दरगाह रोड पर बनी, जावेद किराना के एकदम बाजू में ही है और मेन रोड पर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी को अगर ज्वाइन होना है तो 1st to 8 के लिए क्लासेस अभी 22 जून से शुरू हो रहे हैं। तो जिन लोगों को आना है वो भेज सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्मार्ट किड्स प्री स्कूल एडमिशन आर ओपन सीजन 2026-27 नर्सरी LKG UKG रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। आज ही अपने बच्चे के भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। अगर आप अपने बच्चे को IAS IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर या बेस्ट पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में आपने स्मार्ट किड्स प्री स्कूल में आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराना जरूरी है। एडमिशन के लिए कॉल कीजिए 9518974927 7083692781। आपके बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए स्मार्ट किड्स प्री स्कूल रोशनी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट बिल्डिंग नियर मास्टर कैफे दरगाह रोड परभनी। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनॉल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभनी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड परभनी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभनी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।